डीवी नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डबल कॉलम केस बुक के बारे में। इससे पूर्व हमने सिंगल कॉलम केस बुक बनाने की विधि का एक वीडियो बनाया हुआ है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज डबल कॉलम केस बुक बनाना बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि केस बुक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो केस बुक जो है वो सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल कॉलम केस बुक, दूसरा डबल कॉलम केस बुक, तीसरा ट्रिपल कॉलम केस बुक और चौथा पेटी केस बुक। सिंगल कॉलम केस बुक क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगल कॉलम केस बुक में सिर्फ एक कॉलम होते हैं जिसमें हम आय और व्यय का ब्यौरा जो है वो दे सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल कॉलम केस बुक में सिर्फ एक ही कॉलम है जिसपे राशि जो है दर्ज की जा सकती है। दूसरा देखते हैं डबल कॉलम केस बुक। तो डबल कॉलम केस बुक में राशि दर्ज करने के लिए 2 कॉलम होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केस और बैंक 2 ऐसे कॉलम है जिसमें राशि दर्ज की जा सकती है। डबल कॉलम केस बुक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक केस बुक में डिस्काउंट और केस का कॉलम होता है जिसे हम केस डिस्काउंट डबल कॉलम केस बुक कहते हैं, और दूसरे में केस और बैंक का कॉलम होता है जिसे हम केस एंड बैंक डबल कॉलम केस बुक कहते हैं। तो डबल कॉलम केस बुक 2 प्रकार के हो गए। ट्रिपल कॉलम केस बुक में केस, बैंक और एक डिस्काउंट तीनों का कॉलम होता है, इसलिए हम इसे ट्रिपल कॉलम केस बुक कहते हैं। आइए हम चलते हैं चौथे पेटी केस बुक पर। ये दोनों केस बुक है वो किसी भी संस्थान या फर्म के लिए है जो बिक्री संबंधित कार्य करते हैं। पेटी केस बुक जो है वो ऐसा केस बुक होता है जो किसी संस्था के द्वारा राशि का आहरण करके विभिन्न छोटे छोटे राशियों में अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों को खर्च के लिए दिए जाते हैं। तो हमारे कॉलम का जो है, हमारे काम का जो केस बुक है वो है अभी आज हमारा डबल कॉलम केस बुक। डबल कॉलम केस बुक में हम किस प्रकार के केस बुक के बारे में पढ़ेंगे? तो केस और बैंक कॉलम केस बुक के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आइए हम आज डबल कॉलम केस बुक की एंट्री कैसे करें इसके संबंध में जानकारी लें। तो सबसे पहले मैं आपको डबल कॉलम केस बुक एंट्री के नियम के बारे में बताना चाहूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं कि डबल कॉलम केस बुक किसे कहते हैं। तो डबल कॉलम केस बुक जो है वो ऐसा केस बुक होता है जिसमें 2 कॉलम होते हैं। 2 कॉलम अर्थात डेबिट में 2 कॉलम होते हैं और क्रेडिट में भी 2 कॉलम होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमारा डेबिट पेज है और ये हमारा क्रेडिट पेज है। तो डेबिट पेज में भी 2 कॉलम है और क्रेडिट पेज में भी राशि एंट्री के 2 कॉलम है। तो इस प्रकार के केस बुक को हम डबल कॉलम केस बुक के नाम से जानते हैं। अब डबल कॉलम केस बुक में एंट्री करने के क्या क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डबल कॉलम केस बुक के डेबिट पेज पर एंट्री करने के नियम। ये डेबिट पेज है हमारा, तो इस डेबिट पेज पर हम किस प्रकार की एंट्री करते हैं इससे संबंधित नियम जो है हम पहले देख लेते हैं। तो डेबिट पेज के केस कॉलम में, ये केस कॉलम है हमारा, केस कॉलम में हम किस प्रकार की एंट्री करते हैं इसका नियम पहले देखते हैं, फिर बैंक कॉलम की एंट्री के नियम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेबिट पेज के, ये डेबिट पेज है, डेबिट पेज के केस कॉलम पर एंट्री करते समय हम उन राशियों की एंट्री करते हैं जो हमारे विद्यालय को केस में प्राप्त होती है। जैसा आप देख सकते हैं कि केस में प्राप्त राशियों की एंट्री हम डेबिट पेज के केस कॉलम में करते हैं। लेकिन यदि कोई केस जो है, यदि कोई राशि जो है नगद के रूप में प्राप्त होती है और हम उस नगद राशि को उसी दिन बैंक में क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। नगद राशि, वह नगद राशि जिसको हम सेम डे बैंक में जमा कर देते हैं, उनकी एंट्री हम नगद वाले कॉलम में ना करके या केस वाले कॉलम में ना करके बैंक कॉलम में एंट्री करते हैं। ये बोला गया कि यदि मान लीजिए आपको 500 रुपए जो है वो नगद के रूप में प्राप्त होती है तो उसकी एंट्री आप 500 रुपए यहाँ पे कर देंगे। लेकिन यदि ये वही 500 जो है वो आप सेम डे को बैंक में लेकर जमा कर देते हैं तो उसकी राशि जो है नगद में ना हो करके बैंक में हो जाएगी, इस प्रकार से। तो ये हमारा डेबिट पेज में एंट्री करने का नियम है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डेबिट पेज के बैंक कॉलम में एंट्री कौन सी राशि की करें। तो डेबिट पेज के बैंक कॉलम में उन राशियों की एंट्री की जाती है जो हमारे
बैंक खाते में या हमारे खाते में सीधे बैंक के थ्रू स्थानांतरित की जाती है या ट्रांसफर की जाती है, उन राशियों की एंट्री जो है वो बैंक कॉलम में की जाती है। जैसे मान लीजिए 5,000 रुपए हमारे बैंक या खाते में या विद्यालय को सीधे बैंक ट्रांसफर से प्राप्त होती है, तो उसकी एंट्री हम इस बैंक कॉलम में 5,000 के रूप में कर देते हैं। तो ये हमारा नियम था डेबिट पेज पर एंट्री करने का। अब चलते हैं हम क्रेडिट पेज पर एंट्री करने का नियम। तो क्रेडिट पेज पर एंट्री करने संबंधित भी दो नियम है। ये क्रेडिट कॉलम में या क्रेडिट पेज पर एंट्री करने के दो नियम है। तो क्रेडिट पेज के केस कॉलम में, ये क्रेडिट पेज का जो केस कॉलम होता है, ये इसमें उन राशियों की एंट्री की जाती है जिनका भुगतान हम नगद के रूप में करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी गाड़ी वाले को किराया दिया, तो किराया तो वो नगद ही लेगा, तो नगद दिया गया राशि जो है उसकी एंट्री हम यहाँ पे करते हैं। मान लीजिए 20 रुपए की भुगतान किया, तो 20 रुपए की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। जबकि क्रेडिट पेज के बैंक कॉलम में उन राशियों की एंट्री की जाती है जिनको हम बैंक से स्थानांतरण के द्वारा या बैंक से पेमेंट करते हैं, उनकी एंट्री जो है हम इस कॉलम में करते हैं। तो इस प्रकार से हमने दो एंट्री किया हुआ है, या क्रेडिट पर दो प्रकार की एंट्रियां हो सकती हैं, केस के थ्रू और बैंक के थ्रू। अब आगे चलते हैं हम लोग। डबल कॉलम केस बुक एंट्री का तीसरा नियम है कॉन्ट्रा एंट्री। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कॉन्ट्रा एंट्री जो है, हम जानते हैं कि डबल कॉलम केस बुक में नगद और बैंक दोनों प्रकार की एंट्रियां होती है, केस और बैंक दोनों प्रकार की एंट्री की जाती है। इस प्रकार के ड्यूअल एक्सपेक्ट ट्रांजेक्शन को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। जब कोई राशि जो है वो नगद में भी एंट्री हो और बैंक में भी एंट्री हो, तो इस प्रकार की एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। जैसा ये इस प्रकार की एंट्री कब होती है, तो जब आप ऑफिस उपयोग के लिए नगद का हरण करें, ऑफिस उपयोग के लिए नगद का हरण करें, तब इस प्रकार की एंट्री होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए हमने ऑफिस उपयोग के लिए 5,000 रुपए का हरण किया, तो 5,000 रुपए का हरण किया हूं, तो इधर बैंक वाले कॉलम में 5,000 की एंट्री होती है। अब चूंकि बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए कम हो रहे हैं या बैंक अकाउंट के द्वारा 5,000 रुपए का भुगतान किया जा रहा है, इसलिए वो इसकी एंट्री यहाँ होगी। जबकि वही 5,000 रुपए जो है वो नगद के रूप में आ रही है, इसलिए उसकी एंट्री यहाँ पे भी 5,000 के रूप में होगी। किस कॉलम में? केस कॉलम में। तो इस प्रकार के ड्यूअल एस्पेक्ट की जो एंट्री होती है वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। इन सभी एंट्रियों के जो नियम है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं जब उनसे आप प्रैक्टिकल के रूप में देखेंगे। तो आइए हम एक प्रायोगिक तौर पे, प्रयोग के तौर पे डबल कॉलम केस बुक एंट्री कैसे करें उसको देखते हैं। आइए अब हम देखें कि डबल कॉलम केस बुक एंट्री जो है किस प्रकार से करें। इसके लिए हमने उदाहरण लिया हुआ है। उदाहरण है कि किसी स्कूल में 16 जुलाई 2021 को ओपनिंग बैलेंस जो था वो 9,000 था केस बैलेंस, और ओपनिंग बैंक बैलेंस जो था वो 3,000 था, और दान के रूप में प्राप्त राशि जो है वो 1,000 है। जिला कार्यालय से प्राप्त राशि जो है वो 10,000 है। कुर्सी टेबल खरीदी के लिए भुगतान किया गया राशि 5,000 है। भाड़े का भुगतान है 50 रुपए। शाला प्रबंधन को संकुल से प्राप्त राशि जो है वो 1,400 रुपए है। नगद जो है वो 500 रुपए है। ऑफिस उपयोग के लिए नगद आहरण 2,000 रुपए है। राजू किराना स्टोर को भुगतान किया गया 1,000 रुपए है। तो इस प्रकार की जो एंट्री है उसको हम केस बुक में किस प्रकार से करेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो 16 जुलाई को क्या थी। तो ये 16 जुलाई है, उसकी एंट्री हम केस बुक के डेट वाले कॉलम में डाल देते हैं, 16 जुलाई 2021, ये एंट्री हो गया। अब उसके बाद पर्टिकुलर मतलब विवरण होता है। विवरण वाले कॉलम में हम लिखेंगे कि इस डेट को हम कौन सी राशि की एंट्री करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओपनिंग केस बैलेंस था वो 9,000 है और बैंक बैलेंस जो है वो 3,000 है। केस बैलेंस 9,000 और बैंक बैलेंस 3,000। एंट्री करते हैं केस वाले कॉलम में 9,000 और बैंक वाले कॉलम में 3,000। यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ये पैसा जो है वो पैसा जीरो, और यहाँ पर टोटल वाला कॉलम है तो टोटल वाला कॉलम में जुड़ जाएगा 9 और ये 3 कितना हो गया 12,000। पैसा जो है वो जीरो हो गया। ये क्या है, तो विवरण में लिख देंगे हम लोग पिछली बचत राशि, पिछली बचत राशि। ये एंट्री हमने यहाँ पे की हुई है कि हमारी पिछली जो बचत राशि है वो कितना है। तो केस जो है वो 9,000 है और बैंक में 3,000, कुल 12,000 रुपए हमारे पास नगद राशि है, कुल राशि है। अब इसके बाद देखें हम लोग कि ये एंट्री है दान में प्राप्त नगद राशि। दान में राशि जो है वो प्राप्त हुई है, तो प्राप्त हुई है तो इसकी एंट्री हम लोग डेबिट वाले कॉलम में करेंगे, 1,000 रुपए है। तो ये डेबिट वाले कॉलम में चूंकि दान से पैसा आया है इसलिए उसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे। मान लीजिए
आया है वो 18 तारीख को, 18/7/21। यहाँ लिख देंगे दान में प्राप्त राशि। दान में यदि राशि प्राप्त होती है तो वो नगद भी हो सकती है, चेक में भी हो सकती है और बैंक ट्रांसफर भी हो सकती है। यहाँ पर मैं इसकी एंट्री जो है नहीं दिया हुआ है कि किस प्रकार से राशि प्राप्त हुई है या किस मोड से प्राप्त हुई है, इसलिए मैं इसकी एंट्री जो है वो नगद वाले कॉलम में या केस वाले कॉलम में कर रहा हूँ। ये केस वाले कॉलम में 1000 रुपए की एंट्री हो गई, बैंक में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है, ये 0, और टोटल योग वाले कॉलम में 1000 की एंट्री कर देते हैं, ये 1000। आगे चलते हैं। इसके बाद जिला कार्यालय से प्राप्त राशि बैंक में। जिला कार्यालय से हमको राशि प्राप्त हुई है, बैंक में स्थानांतरण के द्वारा कितनी राशि है, तो 10,000। इसकी एंट्री हम यहाँ कर देते हैं। 20 तारीख को राशि प्राप्त हुई, 20/7/21। जिला कार्यालय से प्राप्त राशि 10,000 रुपए है, केस में नहीं मिला है, किस में मिला हुआ है, तो बैंक स्थानांतरण से मिला हुआ है, इसलिए इसकी एंट्री जो है वो बैंक वाले कॉलम में हो जाएगी। 10,000 रुपए, पैसा 0 हो जाएगा और टोटल जो है वापस जुड़ के 10,000 रुपए हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला है कुर्सी टेबल खरीदी के लिए राम स्टोर को चेक से भुगतान किया गया है। कुर्सी टेबल खरीदी है तो ये बैंक से मतलब किसी दुकान को भुगतान हो रहा है, इसलिए भुगतान वाले कॉलम में इसकी एंट्री होगी। अर्थात इसकी जो एंट्री है वो डेबिट वाले कॉलम में ना होकर के या डेबिट वाले पेज में ना होकर क्रेडिट वाले पेज में होगी। कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है, तो 5,000। डेट क्या था, तो मान लीजिए डेट है 22/7/21। किसको भुगतान किया जा रहा है, तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये राम स्टोर को भुगतान कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग राम स्टोर को भुगतान। अब यहाँ पर रिसिप्ट नंबर है। रिसिप्ट नंबर में हम जब किसी दुकान से या फर्म से कोई सामान खरीदी करते हैं तो सामान खरीदने के करने के पश्चात वो हमको एक बिल देता है। उस बिल को हम अपने पेस्टिंग फाइल में चस्पा करते हैं और चस्पा करते समय उस पर एक नंबर अंकित करते हैं। वो नंबर को हम यहाँ पर रिसिप्ट नंबर के रूप में एंट्री करते हैं। मान लीजिए वो नंबर है 224। लेजर फोलियो कहने का मतलब है कि ये जो खरीदी किए हैं वो कौन से अकाउंट से खरीदी किए हैं, तो खरीदी हुआ है इसलिए सेल अकाउंट में जाएगा और सेल अकाउंट का जो पेज नंबर है वो यहाँ पर अंकित होगा। चूंकि हम स्कूलों में इस प्रकार का कोई अन्य अकाउंट जो है वो नहीं बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये जगह को आप खाली छोड़ दीजिए। अब राम स्टोर को आपने भुगतान किस में किया, केस में किया है कि बैंक में किया है, तो हमने यहाँ पर बैंक के थ्रू भुगतान किया हुआ है और जो राशि है वो 5,000 रुपए है। तो आप देख सकते हैं चेक से भुगतान है 5,000 रुपए, तो यहाँ पर डाल दूंगा मैं 5,000 रुपए और टोटल वाले कॉलम में भी 5,000 हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जब ये 5,000 रुपए की एंट्री हमने की हुई है, अब इसके बाद इसी कॉलम में हम देखते हैं कि यहाँ पर भाड़ा नगद भुगतान भी किया गया है 50 रुपए का। तो ये भुगतान जो है वो नगद में किया गया है, इसलिए हम इसकी एंट्री जो है वो यहाँ पर कर देते हैं। राशि जो है नगद दी गई है, इसलिए यहाँ पर राशि जो है वो 50 हो जाएगा और यहाँ पर रेफरेंस में हम लोग देंगे कि भाड़ा भुगतान। यहाँ पर रिसिप्ट नंबर नहीं डालेंगे, यदि उससे रिसिप्ट लिए हुए हैं तो आप उसका रिसिप्ट डाल दीजिए 225 नंबर और यहाँ पर टोटल जो है वो जुड़ के आपका 50 हो जाएगा। बैंक वाले कॉलम में आप डालना चाहें तो 0 डाल सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही रखना चाहें तो ऐसे रहने दीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे हमारा दिख रहा है कि शाला प्रबंधन हेतु संकुल से प्राप्त राशि, ये राशि जो है वो प्राप्त हुई है किसमें, चेक में। कितने रुपए की राशि है, तो 1400 रुपए की राशि है। इसकी एंट्री हम लोग करते हैं, तो ये राशि प्राप्त हुई है इसलिए इसकी एंट्री जो है वो डेबिट वाले कॉलम में होगी। यहाँ लिख देता हूं मैं 22 तारीख को राशि प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, तो संकुल से प्राप्त हुई है।
किस मोड में प्राप्त हुई है, तो चेक के रूप में मोड में प्राप्त हुई है। तो हमको पता है कि हम चेक में प्राप्त राशि को नगद में एंट्री करते हैं, तो उसकी एंट्री जो है वो यहाँ नगद में एंट्री होनी चाहिए। कितनी राशि है? राशि है 1400 रुपए। लेकिन उसी राशि को उसी दिन सेम डे को बैंक में जमा किया गया है, इसलिए उसकी राशि जो है वो बैंक में एंट्री होगी, ना कि केस में। तो यहाँ पर इसकी एंट्री हम 1400 रुपए कर देते हैं, ये जीरो, और टोटल में हो जाएगा वापस 1400 रुपए। ठीक, यहाँ पर आपने राम स्टोर को भुगतान किया था चेक में, तो यहाँ पर आप चेक का नंबर जो है वो डाल सकते हैं, और यहाँ पर डेट वो आती है जिस डेट को आपने चेक उसको जारी किया है। यहाँ पर वो डेट नहीं डालना है जिस डेट को भुगतान उसने चेक के थ्रू से पैसा जो है वो आहरित किया हुआ है। आप चेक जारी करने वाला डेट जो है वो यहाँ पर डाल दीजिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर ऑफिस उपयोग के लिए नगद आहरण किया गया है 2000 रुपए। ठीक है, ये जो एंट्री है उसको देखते हैं हम लोग। ऑफिस के लिए नगद आहरण किया गया 2000, तो यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं 25/7/21 को ऑफिस उपयोग हेतु आहरण। ठीक, कितने का आहरण किया हुआ है हमने? तो ऑफिस उपयोग के लिए हमने आहरण किया हुआ है 2000 रुपए का। तो यहाँ पर बैंक से 2000 रुपए जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बैंक से हमने 2000 रुपए की राशि जो है वो आहरित की हुई है, टोटल राशि में वापस 2000 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 2000 रुपए का आहरण हमने किया हुआ है, लेकिन ये 2000 रुपए जो है वो बैंक से क्रेडिट हो रहा है, लेकिन हमारे हाथ में जमा हो रहा है। तो उसकी राशि, ये जो 2000 एंट्री है वो उसकी एंट्री इधर भी होगी, तो इसकी एंट्री को हम इधर भी कर देते हैं। ये एंट्री जो है यहाँ भी हो जाएगी, लिख देते हैं कितने तारीख को लिए है वो बैंक से निकाला गया है राशि, 25 तारीख को। तो सेम डेट यहाँ पे भी आ जाएगी, 25/7/2021। ये क्या है? तो बैंक से नगद आहरित बैंक से कितनी राशि का आहरण किया गया है? 2000 का। तो वो 2000 जो है वो हमारे आहरित करके हम उसको नगद के रूप में रख रहे हैं, इसलिए इसकी एंट्री जो है वो 2000 के रूप में यहाँ हो जाएगी, और ये जीरो हो जाएगा, और वापस जो है ये 2000 रुपए। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एक कॉन्ट्रा एंट्री है, और इसको हम बैंक से निकाल करके हाथ में ले रहे हैं, अर्थात ड्यूअल एस्पेक्ट में क्या हो रही है, इसकी एंट्री हो रही है। तो इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर जो लेजर फोलियो क्रमांक है उसमें हम कैपिटल सी जो है वो टाइप कर देते हैं। ये कैपिटल सी जो है वो टाइप करते हैं, जो हमको ये बताता है कि ये जो है एक कॉन्ट्रा एंट्री है करके। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, वापस देखते हैं। राजू किराना स्टोर को भुगतान किया 1000 रुपए। अब इसकी एंट्री करते हैं, भुगतान है इसलिए यहाँ एंट्री होगा 27 तारीख को। किसको भुगतान किए हैं? तो राजू किराना दुकान को भुगतान किए हैं 1000 रुपए। अब दुकान को भुगतान किए हैं, तो चूंकि वो भुगतान है इसलिए क्या हो जाएगी, वो नगद में हो जाएगी। यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे नगद में 1000 रुपए, और ये जीरो जीरो जीरो, और ये टोटल हो जाएगा 1000। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम किस प्रकार से किसी डबल कॉलम केस बुक की एंट्री करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम केस बुक को कैसे मेंटेन करें, बैलेंस कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप योग कर दीजिए। सबसे पहले आप डेबिट वाले पेज का केस वाला जो कॉलम है उसको योग करिए। तो ये 9000 है, 1000 10,000 हो गया, और 2000 ये कुल हो गया 12,000 रुपये। ये 12,000 रुपये पैसे में जीरो हो जाएगा। अब बैंक वाले कॉलम का योग कर लीजिए। तो 3000 10,000 और 1400, तो 10 और 14,400 हो गया, ये 14,400 रुपये। अब इधर वाले कॉलम को वापस जोड़ दीजिए आप, ये जोड़ दिया गया, तो ये हो गया 26,400, और ये टोटल। इधर का वाला जो पेज है वो डेबिट वाला पेज वो जुड़ गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्रेडिट वाले पेज को जोड़ने के लिए। यहाँ जोड़ते हैं, तो ये हो गया 1000, ये 50, तो कुल हो गया नगद में जो खर्च है वो 1050 हो गया, ये जीरो। अब इसको जोड़ते हैं तो 5000 2000 और 2000, तो ये कुल मिलाकर हो गया
9,000, ये 0 हो गया और ये टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,050 रुपये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास केस में जो बचत राशि है वो कितनी थी, 12,000 रुपये थी, और केस में जो खर्च किए हैं वो कितना है, तो 1,050 है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस टोटल जो 12,000 वाली राशि है उसमें से ये 1,050 को माइनस कर दूंगा, तो ये घट गया। तो मेरे पास अंतिम जो केस बैलेंस है वो है 10,950 रुपये। अब बैंक वाले को माइनस कर दीजिए, तो बैंक वाले में हमारे पास कुल कितना बचत था, तो 14,400 रुपये था। ये 14,400 रुपये में से माइनस हो जाएगा ये 9,000 रुपये, ये खर्च हो चुका है, तो ये बच गया 5,400 रुपये। तो अंतिम जो बचत राशि है वो दोनों को योग कर दीजिए, तो योग करने से हमारा अंतिम जो बचत है वो हो जाएगा ये योग कर देते हैं 10,950 रुपये और 5,400 रुपये। तो ये हो गया 16,350 रुपये, ये अंतिम बचत राशि है। अब देखते हैं कि हमारा केस बुक जो है सही बना हुआ है कि नहीं है। तो इन दोनों को, कुल व्यय और अंतिम बचत दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा 10,950 और ये हो गया 1,050, ये हो गया टोटल 12,000। ये देखिए ये 12,000 केस वाले कॉलम का और ये 12,000 सेम है, इधर जोड़ देते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 9,000 और 540, ये 14,400, ये 14,400 दोनों सेम है। अब उसके बाद इस वाले कॉलम को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10,050 और 16,350, 26,400, ये 26,400। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा जो केस बुक है वो मेंटेन है और इसमें किसी प्रकार की कोई जो त्रुटि है वो नहीं है। तो इस प्रकार से आप डबल कॉलम केस बुक की एंट्री बिना किसी गलती के कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और पिछले वीडियो के लिए सिंगल कॉलम केस बुक की एंट्री करें, कैसे करें, और केस बुक बनाते समय हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, सामग्री क्रय करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, इन सभी के वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।